हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का जो फर्स्ट सेक्शन है कंपनी राज का समय, वो हमारा समाप्त हो चुका है और आज से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आधुनिक भारत के इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे हर एग्जाम में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, वो है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी शुरुआत हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह से करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है और भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी का विद्रोह एक महान घटना के रूप में वर्णित है, यह अभिलेखित है। तो आइए 1857 ईस्वी के विद्रोह में देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या क्या यहाँ पर है। हम लोग देखेंगे 1857 ईस्वी का प्रारंभ और विस्तार कैसे होता है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है और उसका विस्तार कैसे होता है, उसके कारण क्या रहे, विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, विद्रोह की असफलता और लास्ट में विद्रोह के परिणाम क्या रहे। यानी भारतीय शासन या भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या इफेक्ट रहा, अंग्रेजों की नीतियों में क्या इफेक्ट आया और भारत में उसका क्या इफेक्ट रहा। तो लंबा टॉपिक है ये, जनरली इस पर 2 क्लास होती है, लेकिन हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि आज अपनी एक क्लास में इसको समाप्त करें। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें हैं, फैक्चुअल भी हैं। तो फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से हम सारे फैक्ट को एक ही क्लास में हो सकता है कि समेट ना पाएँ। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें लगे वो हमने इस लेक्चर में आप लोग को समक्ष प्रस्तुत किया है। बाकी जो और कुछ होंगे या आपकी कुछ क्वेरी होगी या मुझे जो भी समझ में आएगा बाद में, मैं उसको पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को सेंड कर दूंगा। ठीक, तो आइए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे आइए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एनफील्ड राइफल क्या है, क्योंकि जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह इसी एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले चर्बी वाले कारतूस के प्रश्न पर स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनफील्ड राइफल का मामला क्या है। तो मामला यह है कि अभी इसके पहले 1857 ईस्वी के पहले तक, दिसंबर 1856 ईस्वी के जस्ट पहले तक, जो भारतीय सेना में उसमें जो ब्रिटिश सेना बंदूक यूज कर रही थी उसका नाम था ब्राउन बैस राइफल। अब हुआ क्या कि दिसंबर 1856 में उसकी जगह एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है और उसकी जगह एक अच्छी बंदूक जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। इसका क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल सेना में प्रयोग होना शुरू होती है। अब इस एनफील्ड राइफल का चक्कर क्या है, अब इसमें सबसे पहले इसके नाम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका नाम एनफील्ड राइफल क्यों है। तो एनफील्ड लंदन में एक जगह है, एनफील्ड लंदन में एक जगह है जहां पर बंदूक बनाने की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री। यह बंदूक बनाने की सरकारी कंपनी है जो वहां पर राइफल को बनाती है। तो एनफील्ड लंदन में बने गए इस कंपनी द्वारा बनाए गए राइफल को ही एनफील्ड राइफल कहा गया है। तो जब नई राइफल आई तो अब इस नई राइफल की जो कार्य पद्धति थी उसको देखिए, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो कार्टेज है जिसको कारतूस कहते हैं, इसमें जो बारूद भरा हुआ है उसको बंदूक में भरने के लिए पहले इस हिस्से को मुंह से काटना होता था और इसी हिस्से में गाय और सूअर की चर्बी मिले होने की अफवाह सेना में फैलती है। अब इस फिगर के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं कि कैसे इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था। तो हुआ क्या कि अब इस एनफील्ड राइफल में जब गाय और सूअर के चर्बी मिले होने की अफवाह जब फैलती है तो हम लोग देखना है कहाँ से स्टार्ट होता है वो। तो देखिए हुआ क्या था कि नई राइफल आई, तो जब नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाती है। तो इसके ट्रेनिंग की व्यवस्था 3 जगहों पर, डमडम या दमदम भी कहते हैं इसको, अंबाला और सियालकोट में किया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार पूछ सकता है आपको एग्जाम में एक फैक्ट के रूप में या एक स्टेटमेंट रूप में दे करके ये पूछ सकता है कि इनमें से किन जगहों पर, इसमें से किस जगह पर नई एनफील्ड राइफल के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हुई, नई राइफल आ गई, उसके प्रशिक्षण करने की व्यवस्था भी कर दी गई। अब हुआ क्या कि जनवरी 1857 में इस अफवाह के फैलने की शुरुआत होती है दमदम में ही। दमदम में हुआ क्या, एक ब्राह्मण सैनिक पानी भर के आ रहा था, उससे बंदूक फैक्ट्री में काम करने वाले एक खलासी ने पानी मांगा तो उसने पानी देने से मना कर दिया क्योंकि वो खलासी निम्न जाति का था। तो उस निम्न जाति के व्यक्ति ने, उस निम्न जाति के कर्मचारी ने उस ब्राह्मण सैनिक के ऊपर व्यंग किया। व्यंग यह किया कि तुम जो अपनी पवित्रता को बचा रहे हो, ये सब चीज़ें जो जाति का जो ढोंग कर रहे हो,
या जल्द ही तुम्हारा सब कुछ स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो नई वाली राइफल आई है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। तो यहाँ से वो गाय और सुअर के चर्बी मिले होने की अफवाह यहाँ से फैलना स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, सैनिकों में बात जब फैल जाती है तो उस समय उन सैनिकों ने इनकार कर दिया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जिस रेजिमेंट में इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने की बात आती है वो है 19वीं रेजिमेंट। और जब ये लोग इनकार करते हैं तो उनके नेता को दंड दे दिया जाता है और रेजिमेंट उनकी भंग कर जाती है। तो अभी ये सीमित स्तर पर है। बाद में कलकत्ता में ही बैरकपुर छावनी, जहाँ से मंगल पांडे बिलोंग करते थे, बैरकपुर छावनी में जो उनकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये इसलिए बता रहे क्योंकि एग्जाम में पूछ भी चुका है, आपको पूछ भी सकता है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में के लोगों ने थोड़ा सा और तीव्र विरोध किया और उसका नेतृत्व किया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने कारतूस चलाने से मना किया और ज़्यादा विरोध करने पर अपने अधिकारी सार्जेंट ह्यूरसन और बाग को गोली मार दी, जिसमें सार्जेंट ह्यूरसन बच जाते हैं और बाग की मृत्यु हो जाती है। अब उसके इस कृत्य के बदले में उसके ऊपर मुकदमा चला जाता है और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो 29 मार्च को मंगल पांडे ने गोली मारी थी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और पूरी रेजिमेंट भंग कर दी गई। अब यहीं से क्या होता है, आपका धीरे धीरे यह विद्रोह स्टार्ट होना शुरू होता है। अभी केवल सैनिक 2 छावनी में हो, लेकिन यह सूचना क्या होती है, जल्दी ही मेरठ पहुंच जाती है। तो जब यह सूचना मेरठ पहुंचती है तो मेरठ में 24 अप्रैल को मेरठ की घुड़सवार सेना ने सबसे पहले इस कारतूस का प्रयोग करने से मना किया। उन घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और बाद में न केवल कोर्ट मार्शल किया गया बल्कि उनको निर्वस्त्र करके सेना के समक्ष अपमानित भी किया गया। यह घटना है 9 मई की, जो निर्वस्त्र करके अपमानित किया गया, यह घटना है 9 मई की। इसी घटना के जस्ट अगले दिन 10 मई का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 10 मई को ही माना जाता है कि सैनिक विद्रोह की शुरुआत होती है। तो 10 मई को जो 20वीं एनआई पैदल टुकड़ी है उसने खुला विद्रोह कर दिया। यानी अब विद्रोह, अभी तक क्या हो रहा था, छावनी में कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे या लोग मना कर रहे थे, अब इन लोगों ने खुला विद्रोह कर दिया और पूरे टुकड़ी ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और यहीं से 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत होती है। जहां पर यह विद्रोह हुआ मेरठ में, वहां पर जनरल हेविट था, लेकिन उसने इन सैनिकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोह स्टार्ट होता है। ये विद्रोही 11 मई को पहुंचते हैं दिल्ली। ये बहादुर शाह जफर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आप इस विद्रोह में हमको एक लीडरशिप दीजिए। बहादुर शाह द्वितीय कुछ समय के बाद मान जाते हैं और इन्हीं को सम्राट मान करके 12 मई को दिल्ली पर ये सारे विद्रोही अधिकार कर लेते हैं और यहीं से आपके विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली के बाद यह विद्रोह लखनऊ, कानपुर, झांसी में भी फैलता है, यानी अवध के और अन्य क्षेत्रों में। इसके बाद पंजाब में विद्रोह होता है। कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया लेकिन तुरंत ही इसको दबा दिया गया। इसके अलावा ग्वालियर में, इंदौर में और राजस्थान में कहीं कहीं पर यह इस विद्रोह की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। बंगाल में जहां से विद्रोह स्टार्ट हुआ था, 1-2 स्थानों को छोड़ करके ज़्यादा स्थानों पर यह विद्रोह नहीं फैलता है। बिहार में इसकी तीव्रता ज़्यादा थी और जगदीशपुर उसका सेंटर पॉइंट था, जहां पर कुंवर जगदीश सिंह इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। असम में भी यह विद्रोह फैलता है। असम के दीवान मणिराम दत्त ने अपने पुराने राजा के पौत्र कन्नपेश्वर को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। बाद में मणिराम को फांसी दे दी जाती है। दक्षिण भारत में भी यह विद्रोह स्टार्ट होता है, लेकिन उत्तर भारत की तरह उतना तीव्र और उतना विस्तृत क्षेत्र में यह नहीं फैलता है। हर क्षेत्र में है, हैदराबाद में भी है, केरल में भी है, मद्रास में भी है हर क्षेत्र में, लेकिन काफी सीमित स्तर पर है आपका। तो इस तरीके से विद्रोह स्टार्ट होता है और लगभग पूरे भारत में फैल जाता है। तो चूंकि यह पहले तो सैनिक विद्रोह है, तो उसमें मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने इस विद्रोह में सबसे ज्यादा भाग लिया और सक्रिय रूप से भाग लिया है। बशर्ते उसकी तुलना में बंबई और मद्रास के सैनिकों ने इसमें उतना ज्यादा सक्रिय भाग नहीं लिया। इसीलिए भारत के अन्य भागों में, जो मुख्यतः दक्षिण भारत है, जो
पश्चिम का क्षेत्र है उसमें यह विद्रोह उतना त्वरित और उतना सक्रिय और तीव्र गति से नहीं फैलता है। तो इसका मुख्य जो सेंटर है वह दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर, मुख्यतः उत्तर भारत का क्षेत्र है आपका। इसके अलावा महाराष्ट्र में सतारा के जो राजा थे उनके वकील रंगो बापूजी गुप्ते ने सतारा में इस विद्रोह की शुरुआत की थी। अब ये विद्रोह शुरू तो हुआ सैनिकों ने किया। हम लोग देख रहे हैं कि जब दिल्ली पर ये लोग अधिकार करते हैं तो यह विद्रोह आपका सैनिक से असैनिक हो जा रहा है, यानी इसमें केवल सैनिक शामिल नहीं है। इन्होंने जब मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर, इसका मतलब क्या है कि यह विद्रोह तुरंत सैनिक से असैनिक हो जा रहा है। और इस विद्रोह में किसानों की भागीदारी बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है। किसानों के साथ साथ जो दस्तकार हैं, शिल्पकार थे छोटे, वो भी थे, मजदूर भी इसमें शामिल हैं, कुछ छोटे जमींदार भी हैं, शहरी जनता भी है, शहरी जनता को जो सेवा करने वाले वर्ग हैं, और ग्रामीण जनता भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विद्रोह प्रारंभ हो रहा है और जल्द ही यह विद्रोह न केवल सैनिकों में नहीं है बल्कि यह आम जनता में भी फैल जा रहा है। यानी अब यह पूरे भारत की जनता का विद्रोह, यह एक विद्रोह हो गया। यह जो विप्लव हो गया वह उसमें न केवल सैनिक शामिल है बल्कि भारत की कई सारी जनता भी इसमें शामिल है। ठीक, अब थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं, मुख्य रूप से फैक्चुअल चीजें हैं ये और थोड़ी कहानी के रूप में, कि जो प्रमुख विद्रोह केंद्र कौन कौन से थे और कैसे वहां पर उस विद्रोह का दमन होता है। तो विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को, मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो उनको घोषित किया गया था और बख्त खां वहां पर वास्तविक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए निकलसन आता है, लेकिन निकलसन मारा जाएगा। बाद में हडसन आता है और हडसन सफलतापूर्वक दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाएगा और उनको रंगून भेज दिया जाता है। इनके बच्चों को गोली मार दी जाती है। इस तरह मुगल सम्राट या मुगल वंश पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। अब बख्त खां जब दिल्ली पर अधिकार होता है तो बख्त खां भाग करके लखनऊ आता है। अब लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह को स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। अब यहाँ के विद्रोह का दमन करने में हेनरी लॉरेंस मारा जाएगा। तब एक नया सेनापति कैम्बेल आता है। अब ये कैम्बेल जो है वो ब्रिटेन से आया हुआ है, यानी भारत में सेना जो थी वो कम पड़ गई, तो उन्होंने बाहर से भी सहायता ली, अपने देश से भी मदद मांगी और ब्रिटेन से 50,000 की सेना के साथ कैम्बेल भारत आया। और कैम्बेल की सहायता कर रहे थे नेपाल का सेनापति जंग बहादुर, वह कैम्बेल की लगातार सहायता कर रहा है। और कैम्बेल ने इनकी सहायता से पहले लखनऊ को अपने कंट्रोल में किया, उसके बाद फिर कानपुर के विद्रोह को भी आसानी से दबाने में सफल रहे। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, जिसको पेशवा मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। इनका एक नाम धोंदू पंत भी है, हम लोग मराठा क्लास में पढ़ चुके हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। इन्होंने नाना साहब के सेनापति के रूप में कार्य किया। जब कानपुर में विद्रोह का दमन हो गया तो तात्या टोपे फिर ग्वालियर की तरफ चले गए और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो विद्रोह का दमन कर रहे हैं अंग्रेज, तो ये बहुत आसानी, मतलब केवल दमन नहीं कर रहे हैं बल्कि ये नृशंसता कर रहे हैं। यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा विद्रोह आप फिर करते हैं तो आपके साथ ऐसे ही नृशंसता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी। हुआ क्या कि लोगों को मारने के बाद लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए। दिल्ली में इतना कत्लेआम हुआ जिसको गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कहा है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है। यानी वो कह रहे हैं कि अब जब कह रहे हैं कि रक्त का विशाल सागर है, ये कौन कह रहा है? गालिब। तो गालिब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा था। तो विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों ने पूरी नृशंसता का परिचय दिया। बच्चों को भी मारा, औरतों को भी मारा और अवध में ही केवल लगभग 1 लाख के आसपास किसानों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी नृशंसता की जाती है, जिसका एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों के मन में इतना डर पैदा कर दो ताकि वो फिर से ऐसा कोई विद्रोह शुरू करने का प्रयास न करें। तो ये मुख्य क्षेत्र थे। इसके बाद इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसको
जिसका दमन कर्नल नील ने किया। अब देखिए यही हडसन जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, बरेली के विद्रोह का दमन भी हडसन ने किया। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां कर रहे थे। इसके अलावा फैजाबाद एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फैजाबाद के जो लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला, वो फैजाबाद के नहीं थे, वो तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। वो फैजाबाद में आकर के बस गए थे। ये काफ़ी वीर सैनिक थे। अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं कहा है कि मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के समक्ष एक कठिन चुनौती प्रस्तुत की थी। फैजाबाद के विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया। इसी प्रकार फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया और यहाँ के विद्रोह का दमन जनरल लेनर्ट के द्वारा किया गया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब लोग जानते हैं कि इन्होंने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। ये झांसी के जो पुराने राजा थे गंगाधर राव, उनकी विधवा थी। यहाँ के विद्रोह का दमन करने का जो श्रेय है वो जनरल ह्यूरोज को जाता है। इसके अलावा बिहार में एक मेन सेंटर था जगदीशपुर, जहाँ पर 80 साल के कुंवर सिंह विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उस बिहार में पटना डिवीजन में और पूरे बिहार में वहाँ पर विलियम टेलर है, जिसने पटना डिवीजन को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस प्रकार से ये मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पर मेजर हम इसमें देख सकते हैं कि विद्रोहियों के नेता का नाम और किस ब्रिटिश सेनापति ने उस वहाँ के क्षेत्र के विद्रोह का दमन किया। कई बार यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन मैच करने के लिए या फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। फिर अब देखिए ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, किस तरीके से फैलता है और किस तरीके से उसका दमन होता है। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि जैसे उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह किया और ये जो मुख्य रूप से सैनिक हैं जो अवध के क्षेत्र में फैले हुए हैं, वो कहाँ के सैनिक हैं? वो बंगाल प्रेसिडेंसी की हैं। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों को भी सूचना जाएगी, लेकिन ये लोग विद्रोह में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिक विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की अच्छे से सहायता करते हैं। ये भी एक मेन रीजन है कि यह जो विद्रोह है, जो सैनिक विद्रोह स्टार्ट हो रहा है, यह सैनिक विद्रोह मुख्य रूप से आपका उत्तर भारत में ही है। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से फैल वो नहीं पाता है। ठीक, तो आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके कारणों की तरफ चलेंगे हम लोग कि इसके कारण क्या रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने मुख्यतः फैक्चुअल, अब इस महान विद्रोह के कारणों की तरफ जाएं, या कौन से कारण थे जिन्होंने इस महान विद्रोह की शुरुआत की। तो तात्कालिक कारण तो हम लोग देखते हैं कि जो एनफील्ड राइफल के में गाय और सुअर की चर्बी मिले होने की बात है, उसने सैनिक असंतोष को जन्म दिया, क्योंकि उसमें जो गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी उससे हिंदू सैनिक भी नाराज हुए और मुस्लिम सैनिक भी नाराज हुए, और दोनों को यह लगा कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि भले तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के प्रयोग का मामला है और हमको लग रहा है कि सैनिकों का तात्कालिक असंतोष है कि ये लोग धर्म को भ्रष्ट करने का मामला है, लेकिन यदि कोई घटना, ऐसी घटना एक बार होती है तो उसको लोग इग्नोर भी करते हैं। तो मामला यह है कि ऐसी नीतियां या ऐसे जो पॉलिसी है अंग्रेजों की पहले से लंबे समय से चली आ रही थी, वो एक एक करके इकट्ठा हो रहा था, और जब फिर एक चर्बी वाले कारतूस का मामला जब सामने आएगा तो उससे जो पूरा असंतोष है जो एक तरीके से इकट्ठा हो गया है, वह चर्बी वाले कारतूस के प्रश्न पर पूरे तरीके से सामने खुल करके सामने आएगा कि भाई तुम पहले ये कर रहे थे, अब तुम हमारा धर्म भी भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, यानी अब तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरे तरीके से हमको नष्ट करने पर ही तुल गए हो। तो वहीं से क्या होता है, एक सैनिक असंतोष, एक सैनिक विद्रोह की शुरुआत होती है, और जल्दी क्या होता है, वो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह के रूप में चेंज हो जाता है। तो इसका तात्कालिक कारण तो एनफील्ड राइफल के प्रयोग का मामला है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि इतना बड़ा विद्रोह जिसमें न केवल सैनिक शामिल हैं, सैनिकों का एक बड़ा वर्ग, यानी कुछ सैनिक नहीं है, सैनिकों का एक बड़ा वर्ग शामिल है, साथ ही साथ जब जिन क्षेत्रों में मुख्यतः विद्रोह या विस्तृत हुआ है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उस उत्तर भारत के क्षेत्र की आम जनता का अधिकांश वर्ग भी इसमें शामिल है। तो जाहिर सी बात है जब जनता शामिल है तो वो भी असंतुष्ट रही होगी, वो भी क्या है, असंतुष्ट रही होगी। जब उसने देखा कि यह विद्रोह की शुरुआत हो गई है तो आम जनता के अधिकांश पक्ष ने भी इस विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि
चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग पर भले यह विद्रोह स्टार्ट हुआ, लेकिन यह केवल उसी तात्कालिक असंतोष का परिणाम नहीं था जिसने इतने बड़े व्यापक विद्रोह को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन की शुरुआत से ही ब्रिटिश शासन का चरित्र रहा है औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी है, शोषणकारी है। तो उनकी जो प्रशासनिक नीतियां हैं हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में, या सैनिकों के मामले को लेकर के हो, हर क्षेत्र में उनकी नीतियां भारतीयों को असंतुष्ट करने की रही है। हर क्षेत्र में उनकी नीतियों से भारतीयों का हर वर्ग असंतुष्ट होता रहा है। वो धीरे धीरे समय के साथ उनकी जो नाराजगी है वो बढ़ती गई है। तो कहने का मतलब ये है कि 1856-57 ईस्वी तक जो पूरा भारत है, आप कह सकते हैं कि जो भारत का अधिकांश वर्ग है वह एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, या जो कह सकते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य के पीछे बारूद इकट्ठा हो रहा है। जो उनकी नीतियों से लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, यह संचित हो रहा है। और 1857 ईस्वी के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने उसमें चिंगारी का काम किया और वह असंतोष इतने बड़े विद्रोह के रूप में सामने आ गया। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इन कारणों के रूप में कैसे अलग अलग कौन कौन सी नीतियों से समाज का कौन कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा और कैसे वह उनसे असंतुष्ट हुआ, यानी कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज में असंतोष को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब आए भारत में व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनी के रूप में, तो उनका मुख्य मोटो क्या था, आर्थिक। तो जाहिर सी बात है उनकी जो पॉलिसी होगी वह सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में ही सामने आएगी। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे 1757 ईस्वी से, जब बंगाल का अप्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा। बाद में 1764 और 65 बक्सर का युद्ध और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जब मिल जाएगी, यानी इनके पास अब राजनीतिक सत्ता है। तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक सत्ता का प्रयोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया। अब ये बाहर से आए हैं, अब इनका उद्देश्य क्या है, शोषण करना है। अगर आपको शोषण करना है तो आपको भारत में भेदभाव करना होगा, यानी भारतीयों के साथ और जो ब्रिटिश लोग हैं, मतलब आपस में ब्रिटिश जो व्यापारी हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, व्यापार से होती है। सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने, भारत के व्यापार से ही भारत के व्यापारियों को समाप्त किया। ठीक, तो जो व्यापारी हैं वो इनसे असंतुष्ट होंगे। व्यापारी को समाप्त करने के साथ ही साथ भारतीय व्यापारियों का अधिकांश रूप से सफाया करने के साथ ही साथ इन लोगों ने फिर भारत के उद्योग धंधे, जो हस्तशिल्प है, उसको भी नष्ट करने का प्रयास इन लोगों ने शुरू किया। शुरुआत में क्या किया इन लोगों ने, जब बंगाल की राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में आ गई तो इन लोगों ने प्रशासन का उपयोग करके दस्तकारों, शिल्पकारों को कम कीमत पर, जानबूझ करके कम कीमत पर अपना माल बेचने को मजबूर किया। तो उसके बाद क्या होता है, कई लोगों ने उद्योग धंधों को अपने जो दस्तकार और शिल्पकार थे, जब उनको लाभ हो ही नहीं रहा है तो क्या किया, उन लोगों ने अपने शिल्पकारी को छोड़ना शुरू कर दिया था। तो व्यापारी असंतुष्ट हैं, जो दस्तकार और शिल्पकार हैं वो भी असंतुष्ट होकर उनका जो रोजगार है वो छिन गया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, गांव में, खेती पर, मतलब इनका लोड कहाँ जाएगा, जो जाएगा वो खेती पर। तब अब उधर देखते हैं खेती में, जो इन्होंने भू राजस्व पद्धति लेकर के आए, जो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पद्धति लेकर के आए, उसमें किसानों का व्यापक शोषण हुआ। और अकाल पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसानों को लगान पे करना है। आप लोन लेकर के दीजिए, साहूकार महाजन के पास जाइए, उससे ऋण लीजिए, अपने बच्चों को बेचिए, गिरवी रखिए, आपके पास खाने को भले न रहे, अब जैसे भाई जब कोई खेती किसान कर रहा है तो टैक्स देने के साथ ही साथ वो अपने लिए कुछ अनाज बचा करके भी रखता है, खाने के लिए भी, और अगले साल उसको बीज के रूप में प्रयुक्त करने के लिए। तो अंग्रेजों का ये है कि हमारा लगान का लक्ष्य पूरा होना चाहिए, भले आपके पास खाने को न रहे, आपके पास अगले साल बीज बोने को नहीं है, अकाल पड़ जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, या आप खेती नहीं कर पा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको लगान पूरा चाहिए। तो ये इतना शोषण हो रहा है, किसानों की भूमि छिनती जाएगी, ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाएंगे, महाजनों और साहूकारों का शोषण भी होगा। और इस व्यवस्था को और संभव कौन बना रहा है, इनकी न्याय व्यवस्था, इन्होंने जो पुलिस व्यवस्था स्टार्ट की, ये सारी चीजें इन लोगों ने क्यों स्टार्ट की, ताकि इनको राजस्व की वसूली में कोई दिक्कत ना हो। और यदि शक्ति का जरूरत पड़े, भाई जब आपको शोषण करना है तो आपको जिसका शोषण करना है वह आसानी से अपना शोषण जब नहीं करने देगा, तो
आपको जरूरत क्या होगी? शक्ति की। उस शक्ति का उन्होंने किस रूप में प्रयोग किया? पुलिस व्यवस्था के रूप में। पुलिस का यूज किया इन लोगों ने, सेना का यूज किया। तो एक तो शोषण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ भारतीयों का दमन भी हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब? आर्थिक क्षेत्र में व्यापारी भी दुखी है, जो शिल्पकार और दस्तकार हैं वो भी असंतुष्ट हैं, और सबसे ज्यादा असंतुष्ट हैं किसान। भाई हर व्यक्ति खेती से जुड़ा हुआ है, भाई खाने पीने के लिए कहाँ पे डिपेंड है? वो किसानों के ऊपर डिपेंड है ना। तो जो किसानों का असंतोष है उसका व्यापक प्रभाव पूरे समाज में पड़ेगा। यानी जब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होगा, तो जब किसान खेती नहीं करेगा तो क्या होने लगेगा? अकाल शुरू होने लगेगा। जब खेती कम होने लगेगी तो क्या होगा आपका? थोड़ा सा अगर अकाल की शुरुआत होती है और उसमें पहले से उत्पादन कम है और आपने सब कुछ टैक्स के रूप में ले लिया है, तो अकाल की भयावहता क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी, और उसका जो इफेक्ट है वह पूरे समाज पर दिखने लगेगा। तो जो इनकी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां हैं, जो राष्ट्र की पद्धतियां हैं, या व्यापार की जो नीति है, या उद्योग के विनाश की नीति है, इन्होंने क्या किया? भारत को एक औपनिवेशिक देश के रूप में यूज करना शुरू किया। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई तो वो भारत जो विश्व में अपने माल के निर्यात के लिए विख्यात था, यानी विश्व में अधिकांश जो चीजें होती थी वह भारतीय वस्तुएं होती थी, अब वो भारत बने बनाए माल का आयातक हो गया और केवल कच्चे माल का निर्यात कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में परिवर्तित किया, जिसका कार्य क्या है? टैक्स देना अधिक से अधिक और कच्चे माल का अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना। यहाँ के उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया गया, और भारत में ही, मतलब इतना बड़ा देश है, आप केवल कच्चा माल यहाँ से भेजिए और इंग्लैंड से बना बनाया माल आपके पास आएगा। तो इस तरीके से क्या है? किसान, शिल्पकार, दस्तकार और जो व्यापारी वर्ग है वो सारे लोग अंग्रेजों से असंतुष्ट हैं। ठीक है। जब बंगाल में अकाल पड़ता है तो उसी समय सन्यासियों का विद्रोह स्टार्ट होता है। यानी वो जो ब्रिटिश असंतोष है ब्रिटिश के खिलाफ, उसकी कुछ झलक भी हमको बीच बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन छिटपुट स्तर पर रहेगी, वो क्षेत्रीय स्तर पर रहेगी। इकट्ठे होकर के कहाँ पे देखने को मिलेगी? 1857 ईस्वी के विद्रोह में, जब सारे लोग अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ एक हो जाते हैं। तो इनकी नीतियों से इस तरीके से समाज के जो मुख्य रूप से उत्पादक वर्ग हैं, या कह सकते हैं कि जो उत्पादन के मुख्य भागीदार हैं, वो सारे लोग दुखी हैं उनसे, अंग्रेजों से असंतुष्ट है। इसके साथ ही साथ अब देखिए, उद्योग धंधों को नष्ट करने से और कैसे नष्ट हो गए? विदेशों में भारतीय वस्तुओं की डिमांड इन लोगों ने समाप्त कर दी। ठीक, कैसे? निर्यात पर यहाँ पर अधिक से अधिक कर लगा दिया, और यूरोप में भारत से आने वाले सामानों पर आयात कर को काफी ज्यादा बढ़ा दी। इसके साथ ही साथ भारत में भी उनके वस्तुओं की डिमांड को इन लोगों ने समाप्त किया। कैसे समाप्त किया? जब देसी रजवाड़े नष्ट होंगे, जो देसी राज्य हैं, तो उनका शासन समाप्त होगा, प्रशासन समाप्त होगा, उनके लोग हटेंगे वहां से, तो वो भी तो बेरोजगार होंगे। जो प्रशासनिक पद पर उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी बेरोजगार होंगे उसमें। अब जो उच्च वर्ग के ये लोग थे, ये भारतीय हस्तशिल्प और जो दस्तकार वगैरह थे उनकी बनाई हुई वस्तुओं के लिए डिमांड प्रस्तुत करते थे, चाहे विलासिता की वस्तुएं हो, चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं। अब जब शासक चेंज हो गया, प्रशासक चेंज हो गया, तो वो डिमांड क्या हो गई? यानी जो इंटरनल डिमांड थी उसको भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो बाहरी तौर पर भी समाप्त किया, और स्वयं भारत में भी भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों की डिमांड को समाप्त किया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनकी आर्थिक और प्रशासनिक जो इनके शोषणकारी चरित्र है, जो इनकी साम्राज्यवादी नीतियां हैं, उससे समाज का जो उत्पादक वर्ग है, जो आर्थिक वर्ग है, हर तरीके से इनसे असंतुष्ट है, और जैसे उसको मौका मिलेगा इसके खिलाफ विद्रोह में शामिल होने का, वह उस विद्रोह में शामिल हो जाएगा। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या रहे इस विद्रोह के। तो प्रशासनिक नीतियों में इनकी भू राजस्व की प्रणाली जो है, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन का पूरे तरीके से यूरोपीयकरण, इन सभी से भारतीय असंतुष्ट कैसे होंगे? भू राजस्व प्रणाली को हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखा हम लोगों ने कि इससे किसान भी असंतुष्ट होंगे, और भू राजस्व प्रणाली का इफेक्ट यह होगा आपका कि जो पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, जो परंपरागत ढांचा है जिसमें कृषि और उद्योग के बीच एक जैविक संबंध बना हुआ था, वो पूरा संबंध इस नई भू राजस्व प्रणाली से टूट जाएगा। अब सब कुछ बर्बाद भी हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अब यदि किसी किसान की भूमि किसी अंग्रेज ने, किसी साहूकार ने या
महाजन ने छीन ली तो अब उसको न्याय भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि पंचायतों में त्वरित न्याय होता था और जनरली किसी की भूमि वगैरह छीनी नहीं जाती थी। लेकिन जो नई न्याय व्यवस्था है वह पूरे तरीके से महाजनों और साहूकारों के पक्ष में है। पैसे का भी यूज इसमें होगा, महंगी है, जटिल है। यानी इस न्याय व्यवस्था से भारतीय आम जनमानस को कोई भी लाभ नहीं है। पुलिस व्यवस्था की उन्होंने शुरुआत की है दमन के लिए। यदि शोषण कर रहे हैं तो शोषण का विरोध भारतीय न करें, उस शोषण का विरोध भारतीय न करें। यानी जो राष्ट्र की वसूली हो या जबरदस्ती व्यापार कर रहे हैं, कुछ छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, तो उसमें सहायता करने के लिए पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये सारे क्या है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। इन सारी व्यवस्थाओं से भी जब पुलिसिया दमन का लोग शिकार होंगे तो पुलिस के खिलाफ भी असंतोष इनके मन में आएगा ही आएगा। तो इन सारी प्रशासनिक नीतियों से भी असंतुष्ट भारतीय हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रशासन का इन्होंने क्या किया, यूरोपीकरण किया। यानी प्रशासन में भारतीयों को जगह नहीं दी। तो उससे क्या होगा, नौकरी की कमी होगी। पहले जो उच्च वर्ग के लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको जब देशी राज्यों का राज्य था तो उनको शासन और प्रशासन में जगह मिलती थी। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो ये लोग क्या किए, अपने साथ यूरोपियों को लेकर के आए और केवल अंग्रेजों को ही मुख्य उच्च पदों पर और मुख्य पदों पर नियुक्त करते थे। और शुरुआत में पूरे प्रशासन में यूरोपीय लोग ही शामिल थे। तो इससे क्या हो रहा है कि राज्य भी गया, खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, अकाल आ रहा है, सब कुछ अन्य समस्याओं के साथ साथ अब जो अन्य एक वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उसको भी नौकरी वगैरह नहीं मिले तो वो भी क्या होगा, इनसे असंतुष्ट होगा। अब राजनीतिक में क्या इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी चीज है, देसी राजाओं के राज्य का अंत। जितनी देसी रियासतें थीं, लगभग 550 के आसपास देसी रियासतें थीं, जिनके क्षेत्र में पूरे भारत का क्षेत्र आपका शामिल था। अंग्रेजी की नीतियों से क्या होगा, धीरे धीरे देसी रियासतों का क्षेत्र सिकुड़ करके, जैसे यदि उनके पास इतना क्षेत्र है तो कुछ समय के बाद केवल उनकी राजधानी, उनका क्षेत्र बचेगा, बाकी सारा क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। ऐसा ही काम उन्होंने क्या किया, सभी देसी राजाओं के साथ किया, चाहे मैसूर के साथ किया, चाहे मराठों के साथ किया, सहायक संधि के माध्यम से अवध, हैदराबाद, तंजौर, ये सब चीजें जो हैं, सबके राज्यों का इन्होंने विलय किया। और यह विलय की जो नीति है डलहौजी के काल में अपने पीक पर जाती है, यानी वह अपने चरम पर जाती है, जब डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत से, युद्ध के माध्यम से राजाओं और नवाबों की उपाधियों को समाप्त करके, पेशवा को पेशवा न मान करके, बहादुर शाह मुगल सम्राट की भी पेंशन बंद करके उनको यहाँ तक कि लाल किला खाली करने का भी इसने आदेश दे दिया। तो जब ये जो देसी राज्य हैं वो देख रहे हैं, जो राजनीतिक वर्ग है वो यह देख रहा है कि एक तो इन्होंने पूरा हमारा राज्य ले लिया, राज्य लेने के बाद जो इन्होंने समझौते पुराने अंग्रेजों ने किए थे पेंशन देने का या जो हमारा छोटा सा राज्य छोड़ने का, उसको डलहौजी के काल में उसका पालन भी नहीं हो रहा है। तो इससे देसी राज्यों के मन में भी क्या जाएगा, भय जाएगा। और जो तात्कालिक रूप से उससे प्रभावित होंगे वो विद्रोह में तुरंत शामिल भी होंगे, जैसे नाना साहब हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या हो रहे हैं, डलहौजी के काल में उसकी विलय नीतियों से व्यापक स्तर पर जो असंतोष होता है वो सामने आता है। इसी प्रकार 1852 में डलहौजी ने एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की और उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 21,000 जागीरों का अधिग्रहण किया। तो ये जो जागीरदार हैं जिनकी जागीरों का अधिग्रहण हो रहा है, क्या ये असंतुष्ट नहीं होंगे? तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कारणों से जब जो परंपरागत भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग है, राजनीतिक में राजा हो गए, नवाब हो गए, उनके मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, प्रशासन के लोग हो गए, और इधर राष्ट्र व्यवस्था में जमींदार हो गए, जो राष्ट्र, जैसे बंगाल में जमींदार हैं, अवध के क्षेत्र में ताल्लुकदार हैं जो राष्ट्र वसूली में सहायता करते हैं। जब ये इन लोग की भूमिका समाप्त होती गई तो क्या होता जाएगा, ये सारे लोग अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट हो जाएंगे, जिसका रीजन क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक है। इसी तरीके से ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि उच्च वर्ग को शासन प्रशासन में जब जगह नहीं मिलेगी तो ये उच्च वर्ग भी इनसे असंतुष्ट हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद इनका घमंड, अंग्रेजों का घमंड अपने पीक पर, अपने देश को सबसे अच्छा मानते हैं या सबसे उच्च मानते हैं। ये इतना उच्च मानते हैं कि यह भारतीयों के साथ उठना बैठना और बातचीत करना, ढंग से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कई होटल और क्लब वगैरह थे, हम लोग कई बार सुने इस चीज़ को कि वहाँ पर लिखा होता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड।
तो इनकी जो व्यवहारिक जीवन, जो सार्वजनिक जीवन में जो इनकी नीति थी, वह भारतीयों के साथ हमेशा अपमानजनक व्यवहार करने की होती थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे जिससे समाज का राजनीतिक और जो परंपरागत राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग है वह इनसे दुखी है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि समाज का जो उत्पादक वर्ग है और जो प्रशासनिक और राजनीतिक वर्ग है, वो दोनों अंग्रेजों से असंतुष्ट हैं। इसके साथ ही साथ जो धार्मिक वर्ग है, जो सामाजिक और धार्मिक वर्ग है, जो समाज के अन्य लोग हैं, वो लोग कैसे इनसे दुखी हो रहे हैं, तो उसका सबसे मेन रीजन है इनके द्वारा किया गया धर्म प्रचार। ईसाई पादरियों द्वारा जिस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया, यानी हर एंगल से धर्म परिवर्तन करने का हर तरीके से प्रयास किया गया, उसने समाज के धार्मिक वर्ग को भी काफ़ी हद तक नाराज किया। हुआ क्या कि हम लोग जानते हैं कि 1813 के एक्ट से के बाद से भारत में ईसाई पादरियों का आगमन होने लगता है, उनको बसने की अनुमति मिल जाती है और धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट उनको मिल जाती है। तो जब उनको धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट मिल जाती है, तो जब वो भारत आते हैं तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया, निम्न से निम्न स्तर तक गिर करके इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। उसमें शिक्षा का यूज किया उन्होंने, जैसे उन्होंने अपने स्कूल खोले और उस स्कूल में बच्चों को बचपन से जानबूझ करके ही ऐसे धर्म की शिक्षा दी जाती थी जिसमें भारत के हिंदू और मुस्लिम धर्म की आलोचना होती थी, उनके खुले रूप में उसके लिए बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग किया जाता था और बच्चों को ईसाई धर्म की अच्छाइयों के बारे में बता करके उनको उसका समर्थक बनाने का प्रयास किया जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बच्चों को आदत डालने के लिए उनसे यह प्रश्न पूछा जाता था कि तुम्हारा ईश्वर कौन है, बदले में जवाब में ईसा मसीह है। मतलब ऐसा जब रोज रोज करेंगे तो आपके मन में क्या होता जाएगा, यह बैठ जाएगा कि भाई हमारे ईश्वर कौन है, ईसा मसीह है। तो शिक्षा के माध्यम से अस्पताल व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की सुविधा वगैरह थी, उसको दे करके जैसे उनको ये लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं ज़्यादा देने का प्रयास करते थे, जो निम्न वो जाति के लोग हैं, जो भारतीय समाज से अलग हैं, और उन सेवाओं को देने के बदले उनसे ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता था कि यदि तुम स्वीकार कर लोगे तो तुमको पढ़ने को भी मिलेगा, तुम्हारे स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा तुमको। तो हर तरीके से इनका क्या है, धर्म परिवर्तन को ये लोग बढ़ावा देने का प्रयास करते थे। अब इनकी स्थिति यह थी कि अकाल के समय में भी इन्होंने बच्चों को ईसाई बनाने का प्रयास किया कि भाई तुमको हम खाने को देंगे, तुमको रहने के लिए देंगे, यदि तुम ईसाई धर्म को ग्रहण कर लो। इसके अलावा यदि कोई कैदी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था तो उसको मुक्त कर दिया जाता था। यानी हम वही कह रहे हैं कि हर तरीके से, हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना प्रयास हो सकता है हर तरह के धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश इन लोगों ने की। इसी तरीके से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 56 नहीं 55 है, 1955 के एक एक्ट आएगा जिसमें यह होगा कि भाई यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो भी आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे होता क्या था पहले कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो हिंदू परंपरा के अनुसार आपको, अब जब आप हिंदू आप नहीं रहे तो हिंदू परंपरा के अनुसार आपको अपने पिता की संपत्ति नहीं प्राप्त होती थी। तो यह धर्म परिवर्तन में बाधक होता था। उसको देखते हुए इस बाधा को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने यह एक्ट लाया। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे प्रशासनिक सहायता, मतलब जो पूरा सरकारी अमला है, वह पूरे तरीके से, हर तरीके से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म परिवर्तन कराने के लिए सहायक हो रहा है। अब इसके साथ ही साथ सेना में भी धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ होता था। वहाँ पर पादरी लगातार जाते रहते थे और अपना भाषण देना, हिंदू और मुस्लिम धर्म की बुराइयों के बारे में कहना, उनकी आलोचना करना, बुरे शब्द कहना, ये सब कह करके वहाँ भी धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग करने का प्रयास करते थे ताकि धर्म का परिवर्तन हो, धर्म में चेंज हो। तो ये सारी चीज़ों से अब लोगों को यह लगा कि भाई चलो इन्होंने हमारा सम्मान छीना, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, उत्पादन में हमारी भूमिका कम हो गई है, जैसे कि किसानों के पास खाने पीने को नहीं है, ये सब कुछ ले रहे हैं, उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारे धार्मिक जीवन में भी दखल दे रहे हैं। भाई हमारा आप खाने पीने की चीज़ छीन लिए, रहने की दिक्कत हो रही है। जो हमारे पास एक जो व्यक्तिगत चीज़ बची हुई है, धर्म,
जिससे हमको सहारा मिलता है, तुम उसकी भी आलोचना कर रहे हो, तुम उसको भी गाली दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष है वह धर्म की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो धर्म का प्रभाव होता है वह आम जनमानस में, समाज में ज़्यादा होता है। व्यक्ति एक बार किसी अन्य मुद्दे पर चुप रह सकता है, लेकिन धर्म के मुद्दे पर ज़्यादा लंबे समय तक चुप नहीं रहता है। तो ये जो धर्म का प्रचार प्रसार ईसाई धर्म में चेंज करने के जो इन्होंने प्रयास किया, और हर तरीके से जिस निम्न स्तर पर जाकर के किया, उसने समाज के सभी धार्मिक वर्गों को भी असंतुष्ट किया और समाज के आम जनमानस को भी असंतुष्ट किया। और यही रीजन है कि जब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होना शुरू हो रहा है तो उसको पीछे की चीज़ों से लिंक किया जा रहा है कि इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये चीज़ें किया, ये अंतिम रूप से हमारे धर्म को नष्ट करने पर ही तुले हुए हैं और हमें ये लोग ईसाई धर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। यानी क्या किया? उन लोगों ने पीछे की चीज़ों को एक साथ जोड़ लिया। तो ये धर्म के जो प्रचार प्रसार का मामला है यह बहुत ही मेजर पॉइंट है। इसके अलावा धार्मिक संस्थाओं की भूमि पर भी कर, जैसे पहले होता क्या था, प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल यानी अंग्रेजों के आगमन तक चीज़ें थी कि जैसे कोई धार्मिक संस्था है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, तो उसको कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। इन लोगों ने क्या किया? उस कर मुक्त भूमि पर भी टैक्स लगाना शुरू किया। तो जो व्यक्ति अभी तक कर मुक्त भूमि का उपयोग कर रहा है, क्या वह उससे नाराज नहीं होगा? तो जो परंपरागत रूढ़िवादी वर्ग है, जो धार्मिक वर्ग है, वो भी क्या हो रहा है? अंग्रेजों से असंतुष्ट हो रहा है। अब इन्होंने धर्म प्रचार के लिए इस स्तर तक गिर गए कि इन्होंने जो सामाजिक सुधार के लिए, जो सती प्रथा, नर बलि प्रथा को रोकना, जो इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किया, उसको भी गलत नजरिए से देखा जाने लगा। इसलिए कि भारतीयों को यह लगा कि ये ऐसा प्रयास करके हमारे समाज में हस्तक्षेप करके हमारे धर्म को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी जो इनके मानवीय कार्य थे, जैसे सती प्रथा को रोकना, उसको भी निगेटिव लिया गया, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे थे। तो भारतीयों को लगा कि ये हमें पहले निर्धन बनाते हैं, हमारी सुविधाओं को छीनते हैं, फिर सुविधा देने के बदले में हमसे ईसाई धर्म को स्वीकार कराते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सामाजिक और धार्मिक कारणों की वजह से जो भारत का जनमानस है वो असंतुष्ट हो रहा है।